नमस्कार दोस्तों, आशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं सुजाता देशमुख। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं TY बीकॉम के मर्केंटाइल लॉ की सीरीज़ 4, जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे बेस्ड MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा है, ये पूरे एम लॉ की सीरीज़ मैंने अदिति पिंपले मैम, जिन्हें एम लॉ पढ़ाने का 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ मैंने बनाई है। ये चैनल अगर आपको पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और आपके कमेंट्स भी ज़रूर दे दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, द लॉ अप्लाइड इज डैश। सो जब भी कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करता है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट वन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस प्रकार का हो सकता है? तो वो स्पेसिफिक हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, वरना कंडीशनल भी हो सकता है। सो यहाँ पे ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर डैश। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हमें देखनी है। सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, वरना सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक सेलर होता है, एक बायर होता है, वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है किसी गुड्स की, वरना वो देने वाला होता है बायर को, और बायर उसके बदले जो देता है उसे हम प्राइस कहते हैं। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द सेलर एंड द बायर शुड बी। सो ऑप्शन देख लीजिए, सेलर एंड बायर ऑलवेज शुड बी द टू पर्सन। मैंने ही मुझे बेचा है, ऐसे सेल ऑफ गुड्स में नहीं हो सकता। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आंसर फोकस करने का रहा है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन आप कंसिडर कर लो, करेक्ट है। नेक्स्ट, गुड्स मीन्स डैश। सो गुड्स मीन्स स्टॉक एंड शेयर्स। इट मे बी ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और इट मे बी थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड। सो ये ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, गुड्स मे बी। सो गुड्स एग्जिस्टिंग हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, वरना कंटीजेंट भी हो सकता है, मिलने वाला होगा वरना नहीं, किसी कंडीशन पे बेस्ड भी हो सकता है। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रॉपर्टी मीन्स। सो प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया गया है कि एक सेलर उसकी ओनरशिप बायर को देता है प्रॉपर्टी की। सो प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? तो प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी, यू कैन इंक्लूड एनीथिंग इन दैट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल मतलब क्या होता है? तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, subject to some conditions thereafter to be fulfilled, and ownership of goods does not transfer to the buyer at the time of a contract। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले कि अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इमीडिएटली मेरी ओनरशिप जो गुड्स की है वो बायर को नहीं जाती, वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, वो फुलफिल करने के बाद ही बायर फ्यूचर में उसका ओनर बनता है। तो अगर ये पूरा किया गया तो उसे मैं एग्रीमेंट टू सेल कहूँगी। यहाँ पे ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ सेल द ओनरशिप मे बी प्रोवाइडेड डैश। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सर्टेन पीरियड जाना चाहिए और कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। तो यहाँ पे ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो यहाँ पे ए एंड डी, बी ऑप्शंस आर करेक्ट एंड डी में दिया गया है वो। Next, sale of goods is a contract whereby the seller agrees with the buyer to transfer the title of ownership on a dash अपॉन सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पे वही घुमा फिरा के पूछा गया है कि सेलर ने बायर को सेल ऑफ, वरना एग्रीमेंट ऑफ सेल में, वरना एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? तो सेलर प्रॉमिस करता है बायर को कि ओनरशिप दे दूंगा, फ्यूचर में दे दूंगा आफ्टर लैप्स ऑफ सर्टेन टाइम, और कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद। सो फ्यूचर डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, सेल इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ गुड्स का एक्ट अगर देख रही हूँ तो सेल इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बार्टर सिस्टम, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स लेते हैं। एक्सचेंज मतलब भी सेल नहीं होता। हायर परचेज जो होती है उसे भी मैं सेल नहीं कहती, और गिफ्ट जो दिया जाता है उसे भी सेल नहीं कहा जाता। सो सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अबोव और ऑल दीज गिवन ऑप्शंस।
Next, according to the Sale of Goods Act, since the property is immediately transferred to the buyer, the seller is having a dash right. So कभी भी Sale of Goods Act में कभी भी property immediately transfer नहीं होती. अगर ऐसा होता है तो seller is having a right to resell the property, वरना resell the goods. Next one. A condition is a stipulation which is essential to main purpose of the sale of contract. तो ये स्टेटमेंट सही है. ये कोई भी कंडीशन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए मेन पर्पस है, मेन पार्ट है. अगर कंडीशन पूरी होती है बायर के साइड से तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. नेक्स्ट, अ वारंटी मीन्स, तो वारंटी मतलब क्या होता है? तो वारंटी मीन्स अ राइट टू क्लेम फॉर डैमेज, कि जितने सालों के लिए, जितने पीरियड के लिए वारंटी दी है, अगर उसमें अगर गुड्स को कुछ हुआ तो आई कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस. नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, मैं वो गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकती, रिपेयर वगैरह मैं कर सकती हूँ. एंड नो राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इवन मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल नहीं कर सकती. तो इन सारे कंडीशन को अगर फुलफिल किया जाए तो उसे वारंटी कहते हैं. सो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. Next, dash is a collateral to the main purpose of the contract. Actually, condition is main part of the contract and warranty is collateral, subsidiary, supplementary होती है to the main purpose of the contract. Next, a breach of contract may be treated as a breach of condition, but a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. As I told you, condition ये पूरी अगर मैंने फुलफिल नहीं की तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन वारंटी अगर फुलफिल नहीं होती, वारंटी में कुछ बिगाड़ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती. तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैविएट एम्प्टर? कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी अवेयर. सो बी ऑप्शन करेक्ट है. मतलब अगर बायर को कुछ गुड्स के बदले इंफॉर्मेशन चाहिए तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू इन्फॉर्म अबाउट ऑल द फैक्ट्स ही आस्क्ड. अगर बायर ने कुछ नहीं पूछा तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर बायर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देना सेलर की ड्यूटी है. नेक्स्ट, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट मीन्स व्हाट? सो इसका सिंपल मीनिंग है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट. अगर मैं किसी गुड्स की सेलर नहीं हूँ तो वो गुड्स मैं दूसरों को नहीं बेच सकती, और दूसरा जिसे बेचा है मैंने फेक तरीके से तो वो भी उसका ओनर नहीं बन सकता. अगर मुझे गुड्स कोई मिल गया जिसकी मैं ओनर नहीं हूँ और मैंने वो दूसरों को बेचा है, अगर मैं ही खुद ओनर नहीं हूँ तो दूसरा भी ओनर नहीं बन सकता. सो नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट. दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म. Next, when the buyer gets a better title than that of the seller, so what he can do? So he has a right to transfer the title by estoppel. Not other option he can opt. Next one, the right of lien can exercise when. तो right of lien मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास possession है तो उसको उस जगह पे ही मैं राइट ऑफ लीन कंसिडर कर सकती हूँ. तो राइट ऑफ लीन में क्या क्या है? वहाँ पे ओनर बायर हो चुका है, मतलब सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन सेलर के पास अभी भी उस गुड्स की पोजीशन है, मतलब सेलर के पास ही वो गुड्स है, एंड बायर ने अभी तक पूरी वरना कुछ प्राइस नहीं दी है. तभी इन तीनों कंडीशन में मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ. सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. A seller who has not been paid the whole of the price or any other negotiable instrument which is subsequently dishonored is called as dash. तो उसे अनपेड सेलर कहते हैं. तो अनपेड सेलर मतलब जिसे अपनी प्राइस नहीं मिली वरना कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिले थे, लाइक चेक मिला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला था, कुछ हुंडी वगैरह मिला था, लेकिन वो भी डिसऑनर हो गए. तो उस जगह पे जो सेलर होता है उसे हम अनपेड सेलर कहते हैं, जिसे प्राइस नहीं मिली. नेक्स्ट वन, the unpaid seller can resell the goods. So when? So if the goods are perishable in nature, when the unpaid seller notice of his intention to sell, and if the buyer makes the default. तो ये तीनों भी कंडीशन में अनपेड सेलर अपने गुड्स बेच सकता है. सो यहाँ पे ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. Next one, the right of estoppel of goods in transit can be exercised only when. तो right of lien अलग है, right of स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अलग है. मैंने गुड्स ट्रांजिट मतलब बायर को देने के लिए भेजे हैं और अभी वो ट्रांजिट में है, बायर को नहीं मिले, तो वो पूरा ट्रांजिट रुकवाना
ये कब मैं कर सकती हूँ, व्हेन आई गेट और व्हेन आई विल गेट दैट राइट। तो अगर सेलर अनपेड है, उसे पूरी वरना कुछ प्राइस नहीं मिली है, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर को नहीं मिले हैं, एंड बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इनेबल है वरना अनेबल है अपनी पूरी प्राइस देने के लिए। तो इन सारे कंडीशंस में मैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का राइट यूज कर सकती हूँ इफ आई एम द सेलर। नेक्स्ट वन, डैश इज वन ऑफ द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, तो अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन, यहाँ पे लीन का स्पेलिंग गलत है, राइट ऑफ लीन है, मतलब पूरे गुड्स की पोजीशन वो खुद के पास रख सकता है, राइट टू रीसेल दूसरों को बेच सकता है, और जो उसका प्राइस का वरना उसे जो डैमेज हुआ है वो डैमेज वो बायर से क्लेम कर सकता है। तो ये सारे अनपेड सेलर के राइट है, तो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, द राइट ऑफ लीन इज अ राइट टू डैश। सो एज आई टोल्ड यू, राइट ऑफ लीन मतलब मैंने ओनरशिप दी है लेकिन गुड्स मेरे पास है, तो उसकी पोजीशन खुद के पास रखना। सो राइट ऑफ लीन मीन्स रिटेनिंग द पोजीशन। सो यहाँ पे बी ऑप्शंस वहाँ पे करेक्ट था। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।